साल हमारा देश 68th रिपब्लिक डे मनाने जा रहा है। इसी हार्दिक उत्सव पर हम आपको मिलवाने जा रहे एक ऐसी लड़की से जिसका जन्म भारत के एक छोटे से शहर सिलीगुड़ी में हुआ है और आज उन्हें अमेरिका में इन्वेंटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए मिलते हैं हनी बजाज से। वेलकम टू पंजाब केसरी मैम। थैंक यू। आपने इतनी सारी इनोवेशंस की हैं, अब हमें उनके बारे में कुछ बताएं। मेरे जितने भी इनोवेशंस रहे हैं, मैंने सिर्फ यही ध्यान रखा है उनको बनाने के वक्त कि क्या वो किसी की ज़िंदगी में बदलाव ला रहे हैं। जैसे किसानों के लिए हमने मोबाइल फ़ोन यूज़ किया था आज से 7 साल पहले, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जब गांव-गांव पहुंचने लगे थे, हमें लगा कि क्या वो किसानों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। दूसरा जो मैंने इन्वेंशन किया था वो जवानों के लिए था। वो हमारे लिए सरहदों पर लड़ते हैं, पर क्या उन्हें स्वच्छ पानी वहाँ मिल पाएगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मेरा इनोवेशन था, जिसमें मैंने 6 साल काम किया, वो नवजात शिशुओं के लिए था। हमारे देश में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहाँ जगह जगह डॉक्टर भी नहीं है, क्या नवजात शिशुओं को वहाँ बचाया जा सकता है। यही सब सोचते हुए मैंने जितने भी इन्वेंशंस किए हैं, इसलिए किए हैं ताकि वो बदलाव लेकर आए। आपने लोगों की जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन निकाला है, तो आपके माइंड में कैसे आया दैट यू वांट टू डू दिस, ये चीज़ें जो हैं इन्वेंट करनी ज़रूरी हैं? सच कहूँ तो इन्वेंशंस, इनोवेशंस ये सारे बहुत बड़े शब्द हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं लाइफ में इतना कुछ कर लूँगी, लेकिन मुझे आज भी याद है, मैं 6 या 7 साल की थी और मेरे नाना जी को कविताओं का बड़ा शौक़ है। तब उन्होंने मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता सुनाई थी। कविता का नाम था क्या करूं मैं लेकर संवेदनाएं तुम्हारी। मुझे संवेदना का मतलब नहीं पता था। मेरे नाना जी ने मुझे बताया संवेदना का मतलब होता है सिंपैथी, और मैंने पूछा उनसे कि सिंपैथी से क्या होता है, और उन्होंने बोला कुछ नहीं। तभी मेरे मन में था कि मैं कुछ भी करूं, किसी के सिंपैथी नहीं दूंगी। और जब मुझे समझ में आया कि मैं इन्वेंशंस कर सकती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं जहां लोग सिंपैथी ढूंढते हैं। आपकी स्टार्टिंग डेज इस जर्नी को लेकर कैसे थे? क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपने फेस की हैं इन सब को लेकर? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि अगर मुझे कुछ इन्वेंट करना है, कुछ नया बनाना है, कोई नई सोच लानी है, तो मैं वो शुरू कहाँ से करूँ। वैसी पढ़ाई होती कहाँ है? कौन सा स्कूल है हमारे देश में जो नई सोच के लिए आपको एडमिशन देगा, ना ही आपको और पढ़ाने के लिए। अब आप सेलिब्रिटी बन गई हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है जब आप अलग अलग जगह पे जाते हैं, तो लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं? ऑनेस्टली सेलिब्रिटी एक बहुत बड़ा वर्ड है। मैं सेलिब्रिटी तो नहीं, बट हाँ, एक मुकाम मैंने हासिल कर लिया है लाइफ में। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लड़कियां मुझे देख के प्रेरित होती हैं। वो जानती है कि एक नई पीढ़ी, एक नई सोच, एक अपना सपना लेकर अगर कोई लड़की आगे बढ़े तो वो कुछ कर सकती है लाइफ में। इसके साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मुझे मिशन से मेरे हटना नहीं है। अब मुझे वो करके दिखाना है जो मैंने सोचा है। इतनी कम एज पे आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है, तो इसके पीछे आपका आइडियल कौन है? कौन है जिसको देखकर आप इतने मोटिवेट होते हो? मुझे सब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका आइडियल कौन था, बचपन में आप किसको देखते थे। पर सच कहूँ, मेरा कोई आइडियल कभी नहीं था। ना ही महात्मा गांधी, ना ही इंदिरा गांधी, ना ही मदर टेरेसा। बट हाँ, मुझे हर इंसान में कोई ना कोई खूबी ज़रूर अच्छी लगती थी। जैसे बच्चों के रूम में पोस्टर्स होते हैं, मेरे रूम में कभी पोस्टर्स नहीं थे किसी इंसान के, क्योंकि मैं बनना चाहती थी, मैं कोई और नहीं बनना चाहती थी। हम सब अलग हैं, हमें ये ढूंढना है कि हम कौन हैं। तो मुझे महात्मा गांधी में ये अच्छा लगा कि कैसे उन्होंने एक दृढ़ निश्चय करके हमारे देश को स्वतंत्र कराया। मुझे इंदिरा गांधी की स्ट्रेंथ अच्छी लगती है, उनके इंटरव्यूज़ देख के, आज भी मैं उन्हें देखती हूँ। मुझे मदर टेरेसा का लव, पेशेंस, केयरिंग एटीट्यूड अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी थी, तो मुझे उनका वो पार्ट याद है। तो मैं ये नहीं बोल पाऊँगी कोई एक जन जिसने मुझे प्रेरणा दी हो। मैं बोलूँगी कि हर किसी से मैंने कुछ सीखा है, और आज मैं हूँ। इसके बाद अब सबकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आपसे बहुत हाई हो चुकी हैं, तो व्हाट्स नेक्स्ट? आप लोगों के लिए अब क्या नया लेकर आ रहे हैं? अभी मैं MIT में पढ़ाई कर रही हूँ, और मैं इस चीज़ की खोज में लगी हूँ कि अभी हेल्थ केयर में इंडिया में कैसे नए इनोवेशंस लाए जाएं, कैसे हेल्थ केयर को इतना सस्ता बनाया जाए कि गरीब से गरीब या फिर किसी भी कोने में रहने वाले भारत के निवासी उस हेल्थ केयर को एक्सेस कर सकें, और उन्हें ये पता चल जाए कि उन्हें कौन सी बीमारियां हैं, ताकि वो सही वक्त पर अस्पताल पहुंच सकें। आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अवीर।
हमें उसके बारे में कुछ बताएं। अवीर हमारा नया प्रोजेक्ट है और अवीर में हम हेल्थ केयर में इनोवेशंस लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक बदलाव आ सके भारत में, ताकि जो लोग देश के कोने कोने में ऐसी जगह रहते हैं जहां अस्पताल ना हो, उन्हें भी ये पता चल सके अगर उन्हें कोई बीमारियां हैं जिनके लिए उन्हें हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। हमने सुना है कि आपने दिल्ली टू लेह तक का सफ़र जो है वो तय किया है, जो कि 2000 माइल्स था, वो भी 20 डेज़ में। और रिसेंटली आप आइसलैंड भी गई हैं, दैट टू अलोन। तो इसके पीछे क्या कारण था जो आपने इतना टफ रूट जो है वो ऑप्ट किया? डिज़ाइन में एक टर्म होता है एम्पथी। जब तक आप किसी और की प्रॉब्लम को समझ नहीं सकते, आप उस चीज़ का सल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। ट्रैवल मेरी बहुत बड़ी हॉबी है, लेकिन ट्रैवल मुझे ज़मीन पर भी रखता है, मुझे आम लोगों से अवगत कराता है। मुझे पता चलता है कि आम लोग कैसे रह रहे हैं, उनके आम जीवन में क्या प्रॉब्लम्स है। आपने मुझे स्टार्टिंग में सवाल पूछा था कि मेरे दिमाग में इनोवेशंस के सल्यूशंस कैसे आते हैं। एक्चुअली ट्रैवल उसका बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हर बार जब मैं नई जगह जाती हूँ, मैं ना ही प्रॉब्लम्स को देखती हूँ, बट ये भी देखती हूँ कि वो लोग उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। हर चीज़ का सल्यूशन टेक्नोलॉजी नहीं होती, कितनी चीज़ों का सल्यूशन सिर्फ प्यार या फिर व्यवहार भी हो सकता है। आपके पेरेंट्स चाहते थे कि आप MBA करें, बैंकिंग लाइन में जाएं, बट आपने अपने दिल की सुनी और बहुत कुछ अचीव किया है। अब आप उन लड़कियों को क्या एडवाइस देंगे जो अपना करियर खुद बनाना चाहती हैं, बट उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनको प्रेशराइज करते हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है? मेरे पेरेंट्स ने वो ही किया जो उस वक्त उन्हें सही लगा। 2004 में MBA एक नई इंडस्ट्री थी, उन्हें लगा कि MBA एक अच्छी इंडस्ट्री है, बैंकिंग एक सेफ जॉब है। लेकिन मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने 11th में कॉमर्स लिया विद साइंटिफिक मैथ्स। उसके बाद मैंने BA ऑनर्स ज्वाइन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वेंकी कॉलेज में, क्योंकि मुझे मन था कि शायद मैं जर्नलिस्ट बनूं। लेकिन मुझे हमेशा ये था कि अगर मैं किसी चीज़ को ट्राई नहीं करूँगी और अपने 4 या 5 साल लाइफ के उसको पढ़ने में गंवा दूँगी, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे यही बनना था। तो मैं बचपन से ही क्लास 12 के बाद सबसे पहले मैंने बैंक में नौकरी की समर हॉलीडेज़ में। 2 महीने मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे बैंकर नहीं बनना। इंग्लिश ऑनर्स करते समय फर्स्ट ईयर के बाद मैंने मैकन एरिक्सन में कॉपी राइटिंग का काम किया। तब मुझे समझ में आया जो कॉपी राइटर भी नहीं बनना। एक वक्त ऐसा था जब सब लोग मुझे कहते थे कि तुझे कुछ नहीं बनना, बट मुझे पता था कि ये जान लेना कि मुझे क्या नहीं बनना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आजकल की लाइफ में रिस्क नहीं लेते। रिस्क लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक हम किसी चीज़ को ट्राई नहीं करेंगे, हमें हमारी फेवरेट चीज़ नहीं मिलेगी। सो द जर्नी ऑफ इन्वेंशन हैज़ ऑल्सो बीन थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए और अपनी जर्नी के स्पेशल मोमेंट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू आशिमा, इट वॉज माई प्लेजर। हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी सिर्फ ऊंचाइयों को याद रखा और आगे बढ़ती रही और हमारे देश का नाम रोशन कर दिया। कैमरामैन केवल के साथ आशिमा, पंजाब केसरी TV।